राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम सितंबर 2022 की क्रोनोलॉजी के दूसरे पार्ट पर चर्चा करेंगे, जो राष्ट्रीय परिदृश्य पर आधारित है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन पर प्रश्न और मुख्य तथ्यों के माध्यम से अपनी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और इसका पहला पार्ट भी आ चुका है सितंबर का, उसे भी देखना। अगस्त माह की पूरी क्रोनोलॉजी को मैंने अपलोड किया हुआ है अलग अलग पार्ट में, वो भी देखिएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन पॉइंट को आप ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वर्तमान में देश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में देश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 74, 75, 80 या 70? तो इसका सही उत्तर है 75। 75 रामसर स्थल है। पिछली क्रोनोलॉजी में भी हमने इसके बारे में अध्ययन किया था। 54 थे, फिर 11 और बनाए गए और उसके बाद में 10 और बनाए गए। इस प्रकार कुल 75 रामसर स्थल हो गए हैं। जो सबसे अधिक संख्या है रामसर स्थलों की वो तमिलनाडु में है। 14 रामसर स्थल है तमिलनाडु में, जो देश में सबसे अधिक है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 रामसर स्थल है, सांबर और केवलादेव भरतपुर। ईरान में रामसर, जो ईरान का रामसर स्थल है, वहाँ पर रामसर कन्वेंशन के तहत करार करने वाले देशों में भारत भी शामिल रहा है। 1971 में रामसर संधि हुई थी और भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो भारत ऑफिशियल रूप से संधि पर हस्ताक्षर कब किए? 1 फरवरी 1982 को। अगला प्रश्न है, 76वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? 76वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो इसका सही उत्तर है 9वीं बार। 9वीं बार फहराया है। और सबसे ज़्यादा बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से ध्वज फहराने के मामले में मोदी चौथे स्थान पर है। सबसे अधिक है जवाहरलाल नेहरू, दूसरे नंबर पर है इंदिरा गांधी 17, 16, तीसरे नंबर पर है मनमोहन सिंह जो 10 बार फहरा चुके हैं, और चौथे नंबर पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसमें और मुख्य क्या क्या बातें हुई उन पर भी अपनी चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने आने वाले 25 वर्ष के लिए पंच प्रण लेने का आह्वान भी किया, यानी कि 2047 तक, जब भारत अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, उस समय तक मोदी ने कहा है कि पंच प्रण लिए जाए। जो पंच प्रण है ना, ये 5 विषयों स्वतंत्रता, विचार, संकल्प, कार्य और उपलब्धियों पर आधारित होंगे। और एक और इसमें मेन फैक्ट ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करें तो इसमें यह है कि ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली थी ना, उसके 75 ईयर इस वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 2021 को और यह समाप्त होगा 15 अगस्त 2023 को। अगली जो स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ होगी उस पर यह समाप्त होगा। एक और अभियान चलाया गया, हर घर तिरंगा अभियान, जो 13 से 15 अगस्त 2022 को चलाया गया। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रत्येक घर में तिरंगा फहराने की जो ये अभियान था, ये 13 से 15 अगस्त तक चलाया गया। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा धरती से 30 किमी की ऊंचाई पर तिरंगा भी फहराया गया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये 5 सदस्यीय टास्क फोर्स VK पॉल की अध्यक्षता में गठित की गई है। VK पॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 सदस्यीय टास्क फोर्स है मंकी पॉक्स की निगरानी के लिए, जो मनुष्यों में एक फैलने वाला एक वायरस है। हाल ही में देश के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? देश के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? राजस्थान के झुंझुनू जिले से बिलोंग करने वाले जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
द्रौपदी मुर्मू अभी हाल ही में देश की राष्ट्रपति बनी है। इन्होंने जगदीप धनखड़ को शपथ दिलाई। एनडीए प्रत्याशी थे जगदीप धनखड़। इन्होंने विपक्ष की प्रत्याशी थी मार्गरेट अल्वा, जो कि राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी है मार्गरेट अल्वा। इनको जगदीप धनखड़ ने पराजित किया। कुल 725 वोट डाले गए, जिनमें से 710 वोट वैध थे और 15 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। जगदीप धनखड़ को 528 और अल्वा को 182 मत प्राप्त हुए। तो ये आंकड़े भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हाल ही में एग्ज़ाम हुआ 5-7 दिन पहले लाइब्रेरियन का, उसमें पूछ लिया गया। जो 10 खेल स्टेडियम हैं, पिछली क्रोनोलॉजी में दिए हुए थे, मैंने डिस्कस भी किया है। 10 जिलों में 11 खेल स्टेडियम बनेगी, उन पर कितनी राशि खर्च की जाएगी, ये बहुत डीप प्रश्न है, ये भी पूछा गया है। तो प्रश्न कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन अपने को इम्पोर्टेंट है जो लगे कि भाई ये आ सकता है, उस हिसाब से ही तैयारी करनी है। ऐसे तो कुछ भी पूछ सकते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, सभी की गलत होंगी, और ऐसे प्रश्नों को छोड़ना ही चाहिए। फालतू तुक्के मारने से कोई मतलब नहीं है। तो जगदीप धनखड़ पर बात कर लेते हैं। जगदीप धनखड़ का जन्म किठाना गांव, झुंझुनू जिला, राजस्थान में 1951 में हुआ। 1989 में ये झुंझुनू संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए। 1993 में किशनगढ़ अजमेर से विधायक बने। जुलाई 2019 से जुलाई 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। और ये जग जाहिर है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ की जो जो लड़ाई थी, जो प्रतिद्वंद्विता थी, वो सबके सामने थी। इनकी कभी भी 3 साल के कार्यकाल में आपस में नहीं बनी, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चलता रहता था, और अब ये देश के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। 1990 में राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता भी ये रहे। 1987 में राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष बने। ऐसा करने वाले वे सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। जगदीप धनखड़ राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और राजस्थान टेनिस संघ के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 66 क्लोज 1 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर, यानी कि इसमें केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का के समान ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, किंतु राज्यों की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। यानी कि मनोनीत सदस्य है जो संसद में, वो भाग लेते हैं, राज्यों की विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। अब अगला फैक्ट और है इसमें कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी ये दो बार उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी दो बार उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। कृष्णकांत देश के एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते हुए जुलाई 2002 में निधन हो गया। तो पद पर रहते हुए निधन होने वाले उपराष्ट्रपति थे कृष्णकांत। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायणन, ये 6 उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो राष्ट्रपति भी चुने गए, दोनों पदों पर रहे हैं। ये 6 व्यक्ति हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायणन। तो इसमें करंट की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है कि 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़, जो इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, और विपक्ष की उम्मीदवार थी मार्गरेट अल्वा, जो राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी है। मार्गरेट अल्वा कर्नाटक की निवासी है, जगदीप धनखड़ राजस्थान की निवासी है। जगदीप धनखड़ को 528 वोट और मार्गरेट अल्वा को 182 वोट प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व
के तहत प्रोजेक्ट चीता को समर्थन देने वाला पहला कॉरपोरेट कौन सा है? यानी कि CSR के तहत प्रोजेक्ट चीता को समर्थन देने वाला पहला कॉरपोरेट कौन सा है? तो इसका उत्तर है इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल पहला कॉरपोरेट है जिसने चीता के संरक्षण के लिए कदम उठाए हैं। इंडियन ऑयल ने इसके लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में चीतों को फिर से बसाने के लिए नामीबिया के साथ समझौता किया गया है और इन चीतों को कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में रखा जाएगा। 17 सितंबर को इन चीतों को लाया गया प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर और इन्हें कुन्नो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में शिफ्ट भी कर दिया गया है। 1952 में भारत में चीते विलुप्त घोषित कर दिए गए थे। अगला प्रश्न है, इप्सोस इंडिया एक संस्था है, उसके द्वारा अखिल भारतीय सर्वे में भारत का सबसे भरोसेमंद संस्थान कौन सा रहा है? तो इसमें भारत का सबसे भरोसेमंद संस्थान रहा है भारतीय सेना। सेना पहले स्थान पर, RBI दूसरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें तीसरे स्थान पर रहे हैं। जबकि सबसे न्यूनतम स्थान पर राजनेता और राजनीतिक दल रहे हैं। सबसे न्यूनतम स्थान है राजनेताओं का और फिर है राजनीतिक दल। ये बड़ी शर्म की बात है। लंगट सिंह कॉलेज की एस्ट्रोनॉमी लैब यानी कि खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह किस शहर में स्थित है? लंगट सिंह कॉलेज की एस्ट्रोनॉमी लैब को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह किस शहर में स्थित है? तो लंगट सिंह कॉलेज ये जो कॉलेज है ये मुजफ्फरपुर में स्थित है। बुरहानपुर क्यों प्रसिद्ध है? पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। कानपुर उत्तर प्रदेश में और जयपुर राजस्थान में। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट तो ये खंडवा मध्य प्रदेश में बनेगा। कहाँ बनेगा? खंडवा मध्य प्रदेश में। अभी 100 मेगावाट का बना है जो हमने पिछली क्रोनोलॉजी में अध्ययन किया था, ये था रामागुंडम तेलंगाना में। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है सिलेक्शन पॉइंट, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। NHDC लिमिटेड, AMP एनर्जी और SJVN लिमिटेड के बीच MOU हुआ है। नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध पर ये सोलर पावर प्लांट बनेगा। नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश, जिला खंडवा, स्थान ओंकारेश्वर बांध। और इसकी क्षमता होगी 600 मेगावाट की और लागत लगभग 3000 करोड़ रुपए की आएगी। क्षमता 600 मेगावाट और लागत 3000 करोड़ की। हाल ही में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार शपथ ली है। नीतीश कुमार सबसे पहले मुख्यमंत्री कब बने थे? नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली है। नीतीश कुमार सबसे पहले मुख्यमंत्री कब बने थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, सन 2000 में। सन 2000 में नीतीश कुमार सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे। जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन को तोड़कर RJD और कांग्रेस सहित 7 दलों के साथ महागठबंधन किया है और इसमें 164 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। तो नीतीश कुमार ने कई बार बाजी पलटी है। 5 साल पहले इन्होंने महागठबंधन के साथ अपना नाता तोड़ के बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी 2017 में, और अब वापस ये महागठबंधन के साथ आ गए हैं। तो राजनीति में कोई सगा नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। जो अपने लिए बेस्ट हो वो सबसे बेस्ट है राजनीति में। और RJD के नेता तेजस्वी यादव है, वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। 10वां प्रश्न है, अदालती कार्यवाही का लाइव प्रसारण करने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है? जो अदालती कार्यवाही होती है इसका लाइव प्रसारण करने वाला पहला उच्च न्यायालय गुजरात बना है। पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? गुजरात। वर्तमान में देश के 25 उच्च न्यायालयों में से 6 उच्च न्यायालय अपनी कार्यवाही का YouTube पर सीधा प्रसारण करते हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने मुकदमों की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत की है। और न्यायालय की जो ई समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? धनंजय वाई चंद्रचूड़ यानी कि DY चंद्रचूड़। भारत का हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत का हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य बना है गोवा। गोवा
पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बनाए, हर घर जल प्रमाणित पहला जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश बनाए, और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां हर घर जल की सुविधा उपलब्ध है। जल जीवन मिशन क्या है? 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रति परिवार को गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध करवाना है। तो इसका उत्तर है गुजरात। विधानसभा की बैठकों के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? विधानसभा की बैठकों के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? तो इसका सही उत्तर है केरल। केरल राज्य रहा है। मुख्य तथ्य देख लीजिए, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च एक संस्था है, उसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई और इसमें केरल का औसत रहा 61 दिन, और जो पूरे भारत का औसत है 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, वो रहा है सिर्फ 21 दिन। तो देखिए 365 दिनों में सिर्फ और सिर्फ 61 दिन केरल की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो मिले हैं, उसने बैठक आयोजित की है और वो टॉप पर है। तो अब देखिए जो इससे जो नीचे हैं और जो सबसे बॉटम पे है उनकी क्या हालत है। तो कई राज्य उनकी केवल 15-20 दिन ऐसे हैं, तो वो सिर्फ 365 दिन में इतने दिन मिलते हैं। तो बहुत ही शर्मनाक बात है ये हमारे संसदीय व्यवस्था के लिए। अब जो नेशनल न्यूज इन शॉर्ट है उनको पढ़ लेते हैं, वन लाइनर है उनको पढ़ लेते हैं। ड्रोन विकास हेतु आर्मी डिजाइन ब्यूरो, जो कि सेना का एक अंग है, उसके और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के मध्य समझौता हुआ है। ड्रोन के विकास हेतु आर्मी डिजाइन ब्यूरो और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के मध्य समझौता किया गया है। सैनिकों के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल के द्रास सेक्टर में पॉइंट 5140 का नाम गन हिल रखा गया है। क्या रखा गया है? गन हिल। तो ये ऑपरेशन विजय से संबंधित है, यानी कि कारगिल को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक चलाया गया ऑपरेशन था। और इसमें कारगिल के द्रास सेक्टर में हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया था, उनके बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके याद करने के लिए एक वहाँ पर जगह थी पॉइंट 5140, उसका नाम गन हिल रखा गया है। जो गनर थे ना, उन्होंने वहाँ पर बहुत ही अदम्य साहस दिखाया था और पाकिस्तानी जो घुसपैठी थे उनको वहाँ से खदेड़ा था, इसलिए उन्हीं के जो गनर थे उन गनरों के नाम पर गन हिल नाम रखा गया है इस पॉइंट 5140 का। अगली न्यूज है, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपग्रेड कर इसका नाम गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है। इसमें परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रबंधन से संबंधित अध्ययन करवाया जाएगा। ये कहाँ पर है? वडोदरा, गुजरात में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वलसाड में श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर की विभिन्न परियोजनाओं जैसे श्रीमद राजचंद्र अस्पताल, पशु चिकित्सालय और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वीमेन का शिलान्यास किया। अगली न्यूज है, भारत के 500 शहरों में ने स्वयं को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित कर दिया है, यानी कि ये सफाई की दृष्टि से बहुत ही उत्तम शहर है और इन्हें उत्तम बनाया जाएगा। अगली न्यूज है नमस्ते योजना। तो नमस्ते योजना की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की योजना है जो शहरी क्षेत्र के लिए शुरू की गई है। IIT मद्रास ने भारतीय भाषाओं के लिए ओपन सोर्स AI के निर्माण के लिए नीलेकणी सेंटर एट AI फॉर भारत लॉन्च किया है। नीलेकणी सेंटर एट AI फॉर भारत लॉन्च किया है IIT मद्रास ने। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी 13 जिलों में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु का 5वां हाथी रिजर्व तिरुनेलवेली के अगस्त्यमलाई में स्थापित किया जाएगा। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ पेयजल सुविधाओं के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अब ट्रांसजेंडर भी शामिल होंगे, जो थर्ड जेंडर है वो भी इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के बीच समझौता किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद में एशिया के सबसे बड़े अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है
और इसका जो मैनेजमेंट है वो अमृतानंदमयी एक संस्था है वो देखेगी। पंजाब व हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर करने का निर्णय लिया है। तो इसी के साथ ये सितंबर 2022 की क्रोनोलॉजी का जो दूसरा वीडियो है राष्ट्रीय परिदृश्य, उसका यहीं समापन होता है। आप इसे 2 बार देखिएगा, आपको कंठस्थ हो जाएगा। पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कीजिए। और पिछली वीडियो भी देखिए, आगामी वीडियो भी देखिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।